गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप चैप्टर को पढ़ने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने की सीरीज़ में थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेसन के पहले हमने फर्स्ट लेसन में पार्टनरशिप के परिचय को देखा। सेकंड लेसन हमारा बेसिकली गुडविल से रिलेटेड था। गुडविल की मीन्स को, उसको कैलकुलेट करने की मेथड्स को हमने देखा। दोनों चैप्टर्स के लिए हमने 2 टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए, जिसको आपने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। उन टेस्ट की सॉल्विंग वीडियो भी आपको दे दी गई। अब हम एक थर्ड चैप्टर है पार्टनरशिप का रिलेशन में, जिसे हम पढ़ेंगे, और उसका जो पॉइंट है वो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले तो यह जानने की आवश्यकता है कि पुनर्गठन है क्या। तो आपको बताना चाहेंगे कि साझेदारी का जो जन्म होता है वो ठहराव से होता है, मीन्स अनुबंध, एग्रीमेंट। कुछ पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट में कौन कितनी कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा, बिजनेस में जो उसकी आवश्यकताएं हैं, मीन्स कौन अकाउंटिंग मेंटेन करेगा, कौन परचेज सेल का काम करेगा। इस तरह से उस बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ में कौन सा पार्टनर किस एक्टिविटी को हैंडल करेगा, और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मीन्स वो लाभ और हानि को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। इन सारी बातों को लेकर एक एग्रीमेंट बनता है, एक समझौता बनता है, और उस समझौते के कारण ही साझेदारी का जन्म होता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो समझौता कर रखा है उस समझौते में हमें परिवर्तन करना पड़ जाए। कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं फर्म में कि हमने जो बिजनेस के स्टार्टिंग में समझौता किया था, अब उस समझौते को बदलने की आवश्यकता पड़ गई है। ठीक है, तो जब हम अपने उस एग्रीमेंट में या अपने उस ठहराव में परिवर्तन करते हैं, तो उसी परिवर्तन को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन या पुनर्गठन कहा जाता है। पुनर्गठन में एक बात और जानने की आवश्यकता है, इसमें साझेदारी व्यवसाय बंद नहीं होता, साझेदारी फर्म चलती रहती है। लेकिन साझेदारी फर्म को चलाने के लिए जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, सिर्फ उस एग्रीमेंट में परिवर्तन होता है। इसी मेन पॉइंट को लेकर हमने इसके अर्थ को बताने का प्रयास किया है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का आशय, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना, विद्यमानता में साझेदारी फर्म जो है, जो वर्क कर रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। साझेदारी फर्म हमारी रहेगी, विद्यमान रहेगी, व्यवसाय विद्यमान रहेगा, वो प्रभावित नहीं होगा। साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाए। साझेदारों के संबंध मतलब जो एग्रीमेंट कर रखा है, मीन्स हम लाभ हानि का अनुपात हमारा क्या होगा, कार्य करने का अनुपात क्या होगा, किसी साझेदार को वेतन दिया जाता था, आगे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था, आगे देना है कि नहीं देना है, लाभ हानि के विभाजन का क्या नया अनुपात रहेगा। ठीक है, कौन पार्टिसिपेटिंग पार्टनर होगा, मीन्स कौन पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा। इन सारी बातों को लेकर जब संबंधों में परिवर्तन हो जाए तो इसे ही साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें हम देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हमें पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। सिचुएशंस में पहली है वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, मीन्स चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंजिंग इन
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर साझेदारों के बीच जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का रेशियो चल रहा था, अगर पार्टनर्स उसमें परिवर्तन कर लेते हैं तो वहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सपोज दैट पहले वो 3-2-1, मान लीजिए 3 साझेदार हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं। इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते थे। अब ये व्यवसाय अच्छा चलने लगा, इनके मन में ये बात आई क्यों ना हम लोग लाभ और हानि को बराबर बराबर बांटें। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उनको अपनी कैपिटल को हो सकता है इक्वल में करना पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग थे, वर्क नहीं करते थे, ये वर्क करने के लिए आ जा रहे हैं। हो सकता है वर्क करने वाले को सैलरी मिलती रही हो, ये भी सैलरी की डिमांड करना चाहते हो। मीन्स कोई सा भी ऐसा कारण हो सकता है कि वो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, अब बराबर बराबर होगा, तो यहाँ पे फर्म का क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है नए साझेदार का प्रवेश। आपको पता है कि सपोज दैट ये 3 लोग पहले से वर्क कर रहे हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 है, और ये एक डी नाम के व्यक्ति को फर्म में प्रवेश कराना चाहते हैं। यहाँ पे आपसे बात करना चाहते हैं कि किसी भी पार्टनर को हम प्रवेश क्यों कराते हैं। आपने पढ़ा था लास्ट ईयर में कि वहाँ पे सोल ट्रेडर्स में, एकल व्यवसाय में, कि एक व्यक्ति की काम करने की कुछ सीमाएं हैं और एक व्यक्ति के द्वारा पैसे लगाने की भी कुछ सीमाएं हैं। जब व्यवसाय, एकल व्यवसाय या एकाकी व्यवसाय में एक व्यक्ति व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार धनराशि की पूर्ति नहीं कर पाता या उसकी आवश्यकता अनुसार काम नहीं कर पाता, व्यवसाय इतना बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे समस्याएं जन्म लेती हैं। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए पार्टनरशिप का जन्म हुआ। पार्टनरशिप में पूंजी लगाने वाले कई लोग हो गए तो पूंजी की मात्रा बड़ी हो गई, काम करने वाले कई लोग हो गए तो हैंड्स भी ज़्यादा हो गए। लेकिन पता चला कि व्यवसाय को और ज़्यादा पैसे या और ज़्यादा हैंड्स की आवश्यकता है। अब वहाँ पे क्या करना होगा, पार्टनरशिप पहले से हमारी बन चुकी है, चल रही है, तो वहाँ पे नियम है कि हम एक नए साझेदार की एंट्री कराएं। वहाँ पे एक नया साझेदार, न्यू पार्टनर एंट्री करे। अब जब न्यू पार्टनर एंट्री करेगा तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ करता था वो ABC इन तीनों लोगों में डिवाइड हुआ करता था। अभी पता चला डी नाम का कोई एक नया पार्टनर आया और उसने कहा कि हम 1/4 लेंगे, प्रॉफिट का कितना लेंगे, 1/4 लेंगे। तो आप देखें यहाँ पे अगर प्रॉफिट का 1/4 ये ले लेगा तो A, B और C के प्रॉफिट में कमी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि टोटल प्रॉफिट को A, B, C में बांटा जाता था। अभी एक D आ गया तो कुछ प्रॉफिट D को मिल गया, अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब ये है, हुआ तो न्यू पार्टनर का एंट्रेंस, बट बात आ गई फर्स्ट वाली कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो यहाँ पे फर्म का क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। फिर से फर्म का की जो स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सपोज दैट ABC तीनों लोग मिलकर वर्क कर रहे थे और यहाँ पे C बोल रहा है हम आगे से इस व्यवसाय में काम नहीं कर पाएंगे, हमारा हिसाब किताब कर दीजिए, हम यहाँ से रिटायर होना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो C रिटायर कर रहा है तो C की कैपिटल, C की गुडविल, C के रिजर्व्स, इन सब में C को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट, इनमें जो शेयर मिलना चाहिए उनको C को देकर C को रिटायर किया जाता है। अभी C के जाने के बाद 3:5:1:6 मीन्स C के जाने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1/6 पार्ट है वो खाली हो गया, क्योंकि इसको इस 1/6 को किसको दिया जाता था, C को दिया जाता था। C के दिए जाने के बाद अब ये पार्ट जो C को मिलता था वो प्रॉफिट का पार्ट खाली हो गया। अब उस पार्ट को A और B में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब इस 1/6 को A और B किस रेशियो में लेना चाहते हैं उसे हमें डिसाइड करना पड़ेगा, और डिसाइड करने के बाद फिर A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
3:2 भी रह सकता है। अगर वो चाहें कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, फिर भी वो मेंटेन रहेगा। और अगर ये चाहें तो इनके प्रॉफिट को ये लोग किस अनुपात में लेना चाहते हैं, तो वहां पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगली सिचुएशन है साझेदार की मृत्यु। मृत्यु एक अनिश्चित तत्व है, किसी भी पार्टनर की कभी भी डेथ हो सकती है। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उस पार्टनर का भी पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा। जैसे रिटायरमेंट पे आपने देखा, ठीक वैसे ही डेथ के टाइम पर, रिटायरमेंट और डेथ में केवल थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी अमाउंट्स बनते हैं उसे पार्टनर लेता है, बट पार्टनर की डेथ हो जाने के बाद उसके कुछ एक्सिक्यूटर्स होते हैं, उसके उत्तराधिकारी होते हैं। उन उत्तराधिकारियों को ये अमाउंट जो डेथ पार्टनर का जो अमाउंट बनता है वो उसके एक्सिक्यूटर्स को, उसके उत्तराधिकारियों को दे दिया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कैलकुलेशन दोनों में बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे भी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। 2 या अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण। पहले से सपोज दैट 2-3 फर्में चल रही हैं और अब वो सारी फर्में कंपटीशन के कारण ये चाहती हैं कि हम सारी फर्में एक हो जाएं और एक बड़ी फर्म के रूप में इस पूरी मार्केट पे वर्क करें। तो जब 2-3 फर्में एक साथ मिल जाती हैं, एकीकरण होता है, उनका एमलगमेशन होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में अलग अलग फर्म के अलग अलग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग होता है। अब वो सारे लोग जब मिल जाते हैं आपस में, तो उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल और उनके द्वारा लगाई गई जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, उन सारी व्यवस्थाओं में फिर से हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है और एक नए आर्डर से रूल्स और रेगुलेशन को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वे सिचुएशंस हैं जिनके कारण किसी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, पुनर्गठन करना पड़ता है। अभी जब हम पुनर्गठन करते हैं, सपोज दैट यहाँ ये नंबरिंग गलत हो गई है, अब इसमें हम अलग अलग सिचुएशंस को देखेंगे जिसमें आपका है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशाएं। ठीक है, आपने फर्स्ट पॉइंट के रूप में देखा था वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अगर लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन की स्थिति में कौन कौन सी सिचुएशंस आ सकती हैं? लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशाएं, इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, रिजर्व्स के बारे में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी और रीवैल्यूएशंस के बारे में, जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी रीवैल्यूएशंस के बारे में हमें वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशाएं क्या होती हैं, कैसे लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, हम एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि कैसे हम इसमें थोड़ा सा काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें निकल के यहाँ पर आती हैं। सपोज दैट देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। 3 पार्टनर हैं A, B, C, इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल कैलकुलेट करना पड़ता है, इसको हिंदी में अनुपाती योग बोलते हैं। 3, 2, 5, 1, 6, यहाँ 6 हो जाता है। अब इन्होंने ये सोचा कि हमें क्या करना है कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन करना है और हमें अपना जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना है वो हो जाएगा हमारा 1:1:1। ठीक है, अभी देखियो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने क्या सेक्रीफाई किया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करना चाहते हैं तो यहां पर अगर ध्यान दें तो इनको पहले कुछ और मिलता था, बाद में कुछ और मिल रहा है। तब देखना पड़ेगा किसने अपने हिस्से को छोड़ा और किसने अपने हिस्से को और बढ़ाया। ठीक है, देखते हैं यहां पे, या इसका जो फॉर्मूला हमारा काम करेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो मीन्स इनका जो पुराना अनुपात है
उसमें से नए अनुपात को अगर हम माइनस कर दें तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे नए पार्टनर की एंट्री करा देते हैं पहले, ठीक है। न्यू रेशियो को छोड़ के यहाँ पे एक नए पार्टनर की एंट्री करा देते हैं डी, और डी लेगा 1/6, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 1 माइनस 1/6, ये डी को 1/6 दे दिया गया, तो बैलेंस डी को देने के बाद बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा, सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा कि फ्रैक्शंस को, भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बार हम आपको और बता देते हैं कि जैसे ये 1 माइनस 1/6 करना है तो हम यहाँ पे ये अपान 1 कर दें। अब ये देखिए हमारे भी फ्रैक्शंस में शो होने लगा। यहाँ पर क्या करना होगा हमें, इसका जो उसको ऊपर वाले के हिस्से को अंश बोलते हैं, अंश है, और नीचे वाले हिस्से को हर बोलते हैं। हमें हर का एलसीएम लेना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्तक। उसको कैलकुलेट करके देखिए 1 और 6 का एलसीएम हो जाएगा। 1 तो डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। अब इस 6 एलसीएम के लिए क्या करना होगा, हमें एक लाइन खींचना होगा जो बटे की लाइन होगी, और इसमें हम अपान 6 मेंटेन करेंगे। अभी ये जो आया एलसीएम आया, इस एलसीएम में ईच फ्रैक्शंस के जितने हमारे फ्रैक्शन जितने भिन्न हैं उनके हर से इसमें भाग देना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इसके अंश में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप देखिए 1 से 6 में जब डिवाइड करेंगे 1 6 जा 6, 6 आएगा, और 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 कम 6, 6 1 जा 6। अब इस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1, मीन्स यहाँ पे हो गया 6/6 और 1/6। अभी घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6। कहने का मतलब क्या है कि पूरे पार्ट में से फर्म का जितना प्रॉफिट हो रहा है उस टोटल प्रॉफिट में से अगर 1/6 को माइनस कर दिया जाए तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के जो हर हैं वो अलग अलग हैं। हमें सबसे पहले पिछली कक्षा में बताया गया कि सबसे पहले हमें हर को बराबर करना होता है। शॉर्टकट फार्मूला है 6 1 जा 6 -1, 5/6 भी आ जाएगा। आप धीरे धीरे करके जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप उन चीज़ों को अपने आप करने लगेंगे। अब यहाँ पे जानकारी हमें हो चुकी है कि जो डी नाम का नया पार्टनर आ रहा है उसको देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट का कितना पार्ट बचता है, तो हो गया 5/6। अब इसे ए, बी और सी में डिवाइड कर दिया जाएगा। ए, बी और सी में डिवाइड करेंगे, ए, बी और सी। तो सपोज दैट हम ए की बात करें तो बैलेंस हुआ है 5/6। अब इसमें ए को कितना मिलेगा, तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। इसमें ए के पार्ट के लिए करेंगे हम 3/6, तो 5 3 है 15, 6 6 36। बी की अगर बात करें तो 5/6 में बी को मिलेगा 2/6, 5 दूना 10, 36। सी की अगर बात की जाए तो 5/6 गुणे 1/6, 5/36। मीन्स आपने यहां पे डी को देने के बाद जो अमाउंट बचा था उसे 3 2 1 के अनुपात में ए बी सी में डिवाइड किया। तो अब देखते हैं ए, बी, सी और डी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा। ए को मिल रहा है 15/36, बी को मिल रहा है 10/36, सी को मिल रहा है 5/36 और डी को मिल रहा है 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए इन तीनों को तो सेम है, इसका हर गड़बड़ है। इसका भी अगर एलसीएम ले लेते हैं हम तो एलसीएम आ जाएगा 36। 36 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा।
36 से 36 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 36 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 6 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 छक्के 36, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 15/36, 10/36, 5/36 और 6/36, क्योंकि सबका हर वही है, लिख सकते हैं। तो यहाँ का जो रेशियो आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा 15:10:5:6। अब ये नंबर ऐसी नहीं है कि जिसे किसी एक नंबर से काट के सॉर्ट आउट किया जा सके, इसे छोटा किया जा सके। इसका मतलब इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 15:10:5:6। ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बातों को कि किसने गेन किया है और कितने सेक्रीफाई किया है। आप देखो तो ए को पहले मिलता था कितना, अगर ए की पोजीशन हम पता करें, ए की सॉल्विंग में आप जरा देखने का प्रयास करें। ए को पहले मिलता था कितना, 32516, तो 3/6। ए को पहले मिलता था 3/6। ए को अब कितना मिल रहा है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 15 10 25 5 30 6 36 मीन्स 15/36। ठीक। ए को पहले मिलता था 3/6, ए को अब मिल रहा है 15/36। ठीक है। तो पहले इसके हर को बराबर कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है। तो 6 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 36। 6 छक्के 36, 6 तिरिक 18 और 36 से कम 36, 1 15 में 15। मीन्स ए को पहले ज़्यादा मिलता था, 18/36 पहले मिलता था, 15/36 अब मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें, मीन्स इसको और सॉल्व कर देंगे, लिख देते हैं 18/36 माइनस 15/36, तो घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3/36। इसका मतलब क्या है, यहां पर ए सेक्रीफाई कर रहा है। ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है, त्याग कर रहा है, क्योंकि ए को पहले मिलता था जितना हिस्सा, ए को अब उससे कम मिल रहा है। और अगर देखें तो कितना कम मिल रहा है, तो 3/36। मीन्स ए एक ऐसा पार्टनर है जो कि क्या कर रहा है, सेक्रीफाई कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो त्याग अनुपात का फार्मूला क्या होता है, ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ये हमारा न्यू रेशियो है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको क्या फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इससे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पता लगा लेते हैं। अगर बी की बात की जाए, यहां पे बी के बारे में देख लेते हैं। बी को पहले मिलता था 2/6। ठीक है, बी को मिलता था 2/6। अब बी को कितना मिल रहा है, अभी बी की स्थिति है 10/36। यहां पे एलसीएम लेके देखें तो 36 आ जाएगा। 6 छक्के 36, 6 दूनी 12, 36 से कम 36 10, मीन्स 12 माइनस 10 2/36। मीन्स बी भी सेक्रीफाई कर रहा है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो बी भी सेक्रीफाई कर रहा है। अगर हम सी की बात करें, सी को देख लेते हैं। सी को पहले कितना मिलता था, 1/6। सी को मिलता था 1/6। अभी सी को कितना मिलता है, 5/36। एलसीएम लेंगे 36, 6 आ जाएगा यहाँ पे और -5, 1/36। मीन्स इसने भी सेक्रीफाई किया। यहाँ पे हमने देखा ए ने 3/36, बी ने 2/36 और सी ने 1/36। मीन्स इनके बीच का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, देखें 3/36, 2/36, 1/36 मीन्स 3:2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई न्यू पार्टनर एंट्री करता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वे अपने प्रॉफिट में कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करते हैं। ठीक है, उन पार्टनर्स के द्वारा किए गए सेक्रीफाई को हम एक रेशियो में जब रखते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने देखा।
ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो है और ये इनका न्यू रेशियो है, सॉरी न्यू रेशियो और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे आपने तीन चीज़ों को, इस एग्जांपल में तीन चीज़ों की स्टडी कर दी। ये ओल्ड रेशियो जो कि बुक में आपको दिया गया है, न्यू रेशियो यहाँ आपने नए पार्टनर की एंट्रेंस लेने के बाद आपने यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपने देख रखी, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगला है आपका गेनिंग रेशियो, इसको बोलते हैं लाभ प्राप्ति का अनुपात, मींस गेनिंग रेशियो, सामान्य संचय, लाभ एवं हानियों के लिए लेखांकन, ठीक है, और पुनर्गठन, लायबिलिटीज और एसेट्स की रीअरेंजमेंट, ठीक है, पुनर्निर्धारण करते हैं, तो रिवैल्यूएशन करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पे आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।